हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ल्यूसेंट जीके का निचोड़। देखिए, मैंने आपके साथ एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें पूरा ल्यूसेंट का जीके ये मैं कवर करने वाली थी, और उसी सीरीज में पार्ट नंबर 3 ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम से पहले आप इन सभी वीडियोज़ को देख लेते हैं तो 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे जो भी पार्ट में कवर कराऊंगी, साथ ही में जो पार्ट हो चुके हैं उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देती चलूंगी। हालांकि अलग से एक प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी जाएगी, तो वहां से आप इन सभी पार्ट्स को आसानी से देख सकते हैं। तो अब बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को गलती से बता दिया था भारतीय स्टेट बैंक, तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा कि पूरे देश में जो केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को जो संपादित करता है बैंक, उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत में सभी केंद्रीय बैंकों के कार्यों को संपादित करता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा बैंक अगर भारत में कोई है तो वो कौन सा है, तो वो है आपका आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इसकी हेडक्वार्टर की, तो ये आपको मुंबई में देखने के लिए मिलेगा। और स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1935 में। और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, तो ये है शक्तिकांत दास। तो गवर्नर भी आपको ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर और साथ में इस्टेब्लिशमेंट ये हुई थी 1935 में। तो इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कीजिएगा और याद रखिएगा कि सभी केंद्रीय बैंकों के कार्यों को संपादित ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। तो देखिए, अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम काफ़ी फेमस एक डांस है और ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। और कौन से राज्य में देखने के लिए मिलेगा, तो मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये है आपका केरल में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, मोहिनी अट्टम के अलावा आप केरल में एक और डांस को याद रखेंगे जो कि है आपका कथकली। तो केरल में आपका मोहिनी अट्टम भी है और केरल में आपका कथकली भी है, यानी कि केरल में दो लोकप्रिय नृत्य हैं जो कि है मोहिनी अट्टम और दूसरा है आपका कौन सा, ये है आपका कथकली। ठीक है, तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। यानी कि अगर हम इंडियन क्लासिकल डांस की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट स्टाइल यानी कि सबसे प्राचीन शैली ये कौन सी है, तो ये है आपकी भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो नृत्य का सबसे पुराना रूप ये माना जाता है और ये जो शैली है वो भारत में शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की जननी के नाम से हम इसको जानते हैं। यानी कि कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल द डांसेस, तो ये कहते हैं किसको, तो ये कहते हैं भरतनाट्यम को। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे प्राचीन शैली भारतीय शास्त्रीय नृत्य की, तो ये है आपकी भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम बेसिकली आपको कौन से रीजन में देखने के लिए मिलेगा, तो देखिए बेसिकली जो भरतनाट्यम है इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिल राज्य के मंदिरों की नर्तकी की कला से हुई है। ठीक है, तो बेसिकली जो तमिलनाडु में आपके वो है मंदिर्स, वहाँ से इनका ओरिजिनेशन हुआ है। तो आप याद रखेंगे भरतनाट्यम ये आपको देखने के लिए मिलेगा तमिलनाडु वाले रीजन में। तो अभी तक मैंने आपको 3 डांस बता दिए हैं। पहला है आपका मोहिनी अट्टम और साथ ही में कथकली, दोनों हैं आपके केरल में। और उसके बाद मैंने आपको बताया सबसे प्राचीन शैली भारतीय नृत्य शास्त्र की, तो ये है आपका भरतनाट्यम जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा तमिलनाडु वाले रीजन में। तो इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो देखिए, ये आपका एंशियंट का टॉपिक हुआ कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक के नाम से हम जानते थे। तो देखिए, मगध के शासक थे अजात शत्रु। वो अपने पिता की हत्या करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे और इसीलिए हम उन्हें इतिहास में कुनिक या फिर आप कहें पृथहंता के नाम से जानते हैं। तो उनका नाम क्या था, तो इनका नाम था अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हर्यक वंश ये हुआ करता था, जब आपने महाजनपद पढ़े होंगे जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे स्ट्रांग था आपका मगध। तो उसी में एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम था आपका हर्यक वंश। तो उसी में क्या था कि अजात शत्रु जो थे वो अपने पिता की हत्या करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। देखिए, बेसिकली जो वंश था ना इसे पितहत्यात्मक वंश भी कहते थे, क्योंकि यहाँ पर बेटे ने अपने पिता की हत्या करके जो है वो सिंहासन को
मतलब एक तरीके से हड़पा था, ठीक है। तो वैसे अजात शत्रु ने भी अपने पिता की हत्या करी और वो सिंहासन पर बैठे थे, इसीलिए इनको कुनिक के नाम से जानते थे, या फिर आप कहें पितृ हंता के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर आप इन्फॉर्मेशन अगर याद रखना चाहो तो ये याद रख सकते हैं कि अजात शत्रु ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और 483 ईसा पूर्व में राजगृह में जो पहली बौद्ध परिषद हुई थी उसमें भी इन्होंने, तो जो 483 में पहली बौद्ध आपके परिषद हुआ था तो वो राजगृह में हुआ था, और इसमें संरक्षण किसको प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था अजात शत्रु को। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको पता होने चाहिए। 4 बौद्ध काउंसिल हुई थी, तो पहली काउंसिल की अध्यक्षता ये की थी राजा अजात शत्रु ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, और कुनिक के नाम से हम जानते थे अजात शत्रु को। अगला क्वेश्चन है आपका 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु ये कहाँ पर हुई थी। देखिए सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो इनकी अगर हम बात करें मृत्यु तो 323 यानी कि 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु ये हुई थी बेबीलोन में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और महज 33 साल की उम्र में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बेसिकली जो इनकी मृत्यु का कारण था, उस समय बेबीलोन में मलेरिया टाइफाइड जैसे रोग फैले हुए थे। हालांकि बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि जो सिकंदर की मौत हुई थी वो किसी बीमारी की वजह से ही हुई थी। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें जहर दिया गया था। हालांकि हिस्ट्री में ये होता है कि अलग अलग हिस्टोरियन का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो आप उस डिटेल में तो नहीं जाइएगा कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि 323 ईसा पूर्व में इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बेबीलोन में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इनके एक बहुत ही फेमस युद्ध है वो आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि है आपका, तो इनका बहुत ही फेमस बैटल था जिसको हम जानते हैं हाइडेस्पेसिस की लड़ाई के नाम से, या फिर इसको झेलम की लड़ाई भी कह सकते हैं, जो कि सिकंदर और साथ ही में पोरस के बीच में लड़ी गई थी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और इनकी मृत्यु ये हुई थी 323 ईसा पूर्व में, कहाँ पर, बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है आपका उज्जैन का प्राचीन नाम ये क्या था। तो देखिए उज्जैन के प्राचीन नाम की बात करें तो इसको प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए महाजनपद के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था। महाजनपद ये एंशियंट टाइम में हुआ करते थे 16 महाजनपद, और उन्हीं 16 महाजनपद में से सबसे जो स्ट्रांग था वो था आपका मगध, लेकिन उसमें से एक और महाजनपद था जिसका नाम था उज्जैन, और इसी को हम जानते थे अवंतिका के नाम से, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि अवंतिका जो था ये प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक हुआ करता था, ठीक है। अवंतिका की 2 राजधानी हुआ करती थी, एक थी उत्तर अवंतिका जो कि उज्जैन में थी, और दूसरी थी दक्षिण अवंतिका जो कि महिष्मती महेश्वर के नाम से जानी जाती थी। तो ध्यान रखेंगे 16 महाजनपद में से सबसे स्ट्रांग था मगध, उज्जैन उसमें एक पार्ट था जिसको हम पहले जानते थे अवंतिका के नाम से, और अवंतिका की 2 राजधानी थी, उत्तरी अवंतिका की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिण अवंतिका की राजधानी ये थी महेश्मती। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका हाइडेस्पीस या विशिष्टता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध ये 326 बीसी किन किन शासकों के बीच में हुआ। तो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया सिकंदर वाले क्वेश्चन में कि ये जो युद्ध था बेसिकली जिसको हम आधुनिक झेलम के नाम से जानते हैं, फिर झेलम की लड़ाई के नाम से जानते हैं, तो ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है, कि जो हाइडेस्पीसीज का युद्ध था ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में, किस किस के बीच में, सिकंदर और साथ ही में पोरस के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपका ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी ये किसे माना गया है। तो देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी ये माना गया है सरस्वती को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए सिंधु में जो ये ऋग्वेद है इसमें काफ़ी सारी नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंधु की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी ये है आपकी सिंधु। सबसे पवित्र नदी की बात करें तो ये है आपकी सरस्वती। गंगा की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक बार इसका उल्लेख हुआ है। यमुना की बात करें तो 3 बार इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, तो सबसे पवित्र नदी ये हो जाएगी आपकी कौन सी, सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी ये भी आप ध्यान रखेंगे जो कि आपकी सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है आपका प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला जो विवाह सूक्त है वो किसने
किस में पाया जाता है? तो देखिए विवाह सूक्त की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये हमें देखने के लिए मिलता है ऋग्वेद में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए बेसिकली हमारे पास 4 वेद होते हैं, जैसे कि पहला ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद, सामवेद और साथ ही में अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन हमारा क्या है, वेद है, और इसी में ही आपको देखने के लिए मिलेगा विवाह सूक्त के बारे में जानकारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सामवेद के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ पार्ट 1 में, जिसमें मैंने डिस्कस किया था सा से सामवेद और सा से संगीत, यानी कि संगीत का वर्णन ये हुआ है सामवेद में, और य से यज्ञ और य से यजुर्वेद, तो यज्ञ वगैरह जो धर्मकांड होते हैं उसका वर्णन ये होता है आपका किस में, यजुर्वेद में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपकी इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है, और इसमें पूछा है आपसे विवाह सूक्त के बारे में, तो इसका वर्णन आपको देखने के लिए मिलता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र की रचना ये किसने की है? तो देखिए गायत्री मंत्र की बात करें तो इसकी रचना ये की है विश्वामित्र ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि विश्वामित्र के द्वारा ये की गई है गायत्री मंत्र की रचना। और ये पहली बार किस में दिखाई देता है? तो देखिए गायत्री मंत्र जो है वो पहली बार ऋग्वेद में दिखाई देता है, और इसे सावित्री मंत्र के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि गायत्री मंत्र की रचना तो ये की थी विश्वामित्र ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जिनका नाम था हैवलॉक, इनकी मृत्यु हो गई थी? तो देखिए विद्रोह का दमन ये कर रहे थे लखनऊ में, और उसी दौरान ये जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे हैवलॉक, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि लखनऊ में जो विद्रोह का दमन कर रहे थे उसी दौरान में हैवलॉक की मृत्यु ये हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम ये राष्ट्रपति किसने कहा था? तो देखिए हम जानते हैं महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति के नाम से, बापू के नाम से, महात्मा भी नाम इनको बाद में दिया गया था, लेकिन रियल नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म दिवस 2 अक्टूबर, जिस दिन हम अहिंसा दिवस मनाते हैं, और उसी दिन जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस होता है। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम राष्ट्रपिता ये किसने कहा था महात्मा गांधी जी को? तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता ये कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी जी को देश का पिता यानी कि राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, और बाद में जो है भारत सरकार ने इन्हें इसी नाम को जो है मान्यता दे दी थी। तो ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने सन 1944 में सिंगापुर रेडियो स्टेशन से। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, और उसी के बाद से जो भारत सरकार है उन्होंने इनको राष्ट्रपिता के नाम से जो है वो मान्यता दे दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन ये किस योजना के तहत हुआ था? तो देखिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन ये हुआ था कौन सी योजना के तहत? इसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन योजना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि माउंटबेटन योजना के तहत जो है वो भारत और पाकिस्तान इन दोनों का विभाजन हुआ था। देखिए माउंटबेटन की अगर हम बात करें तो ये अंतिम वायसराय के रूप में भारत आए थे, और उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था क्लेमेंट एटली। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था कि जो सत्ता है वो एकदम से ट्रांसफ़र करनी है, और उसी दौरान पे जो विभाजन हो गया था भारत का, पार्टीशन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, बीच में लाइन हुई थी रेड क्लिफ, तो इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको हम जानते हैं रेड क्लिफ के नाम से। ठीक है, और उसी में जो है 1947 मई की ये बात है। तो जो माउंटबेटन था ये योजना लेकर आया, और इसके तहत उसने प्रस्ताव दिया कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाए, और फिर उन्हें ये चुनने की अनुमति दी जाए कि वो संविधान सभा में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, और इसी को हम डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे डिकी बर्ड प्लान या फिर माउंटबेटन प्लान, तो सेम ही है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बीच में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम है कौन सा? ये है आपकी रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम ये किसे कहा जाता है? तो देखिए कायदे आजम की बात करें तो ये हम जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना को हम जानते हैं कायदे आजम के नाम से।
ठीक है। कायदे आजम का मतलब क्या होता है? तो कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता, ठीक है। और इनको ना बाबा ए कौम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है राष्ट्रपिता। देखिए, जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, जैसे कि देश के पिता के नाम से, तो वैसे ही पाकिस्तान में जो कायदे आजम हैं यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना है, तो उनको बाबा ए कौम के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है राष्ट्रपिता, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इन्हें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता और साथ ही में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर हुए हैं ये पाकिस्तान के, जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी बार इनका नाम सुना होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कायदे आजम के नाम से जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन ये प्रारंभ होने के समय भारत का वायसराय ये कौन था? तो देखिए, भारत की वायसराय की बात करें, जब असहयोग आंदोलन ये शुरू हुआ था तो उस दौरान ये थे कौन? इनका नाम था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब इनको देखिए, कुछ आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये कब हुआ था, तो आपको अराउंड डेट याद होगी, 1920s के अराउंड ये हुआ था। क्योंकि 1915 में तो गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, 1 साल उन्होंने पूरा टूर किया, अलग अलग जगह गए, देखी क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। उसके बाद बैक टू बैक इन्होंने 3 सत्याग्रह किए थे, 1917, 1918 में खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद में। और उसके बाद फिर उन्होंने देखा रोलेक्ट एक्ट हुआ, उसके अलावा फिर यहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, और उसी के बाद इन्होंने 1921 अगस्त को असहयोग आंदोलन इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन के नेता ये महात्मा गांधी जी थे, और बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक जन आंदोलन था जिसमें राष्ट्रवादियों के साथ साथ जनता की भी भागीदारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि 1922 में जब चोरी चोरा वाली इंसिडेंट हुआ था, चोरी चोरा वाला इंसिडेंट, तो उस दौरान पे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि असहयोग आंदोलन ये वापस क्यों लिया था। तो चोरा चोरी इंसिडेंट्स जो हुआ था उसी के बाद में इस आंदोलन को वापस ले लिया था, किसने? महात्मा गांधी जी ने। शुरुआत की थी 1920 में, और उस दौरान जो वहाँ के वायसराय थे ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और आपने 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी पढ़े होंगे ना, तो उसी से आप याद रख सकते हैं चैम्सफोर्ड के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला समाचार पत्र ये किसने शुरू किया था? तो देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र ये शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक, इनका नाम है राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि राम मनोहर लोहिया इन्होंने लिखी है पुस्तक द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है आपका, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो देखिए, पोस्ट ऑफिस के लेखक की बात करें तो ये कौन है? ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर से आप एक और बात याद रखेंगे, जो हमारे देश का राष्ट्रगान है जन गण मन, इसके रचयिता कौन है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ही है। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महान कवि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इनका जन्म ये हुआ था कलकत्ता, बंगाल में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है पोस्ट ऑफिस, ये किसके बारे में बात करता है? तो देखिए, पोस्ट ऑफिस एक असाध्य बीमारी से ग्रसित अपने दत्तक चाचा के घर तक सीमित एक बच्चे की स्टोरी है, मतलब एक बेसिकली बच्चा और एक चाचा की स्टोरी ये कह सकते हैं। हालांकि उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप याद रखेंगे कि पोस्ट ऑफिस के लेखक ये कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने हमारे देश के राष्ट्रगान की रचयिता भी की थी, साथ में बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसकी भी रचयिता इन्होंने की थी, हमार सोनार बांग्ला। और इसके अलावा 1913 में साहित्य के फील्ड में नोबेल पुरस्कार ये भी नहीं मिला हुआ है, और 1861 में कलकत्ता, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेडलर आयोग का संबंध किससे है? तो देखिए, सेडलर आयोग की बात करें तो इसका संबंध है बेसिकली शिक्षा से। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सेडलर आयोग की स्थापना तो देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन और उसकी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए की गई थी। और इसमें बेसिकली जो विश्वविद्यालय थे उसमें कैसे आप शिक्षा को और इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई थी। और बेसिकली जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ना, उसके सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार एक आवश्यक शर्त है, इस सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। तो ध्यान रखना, सेडलर आयोग ये संबंधित है आपका किससे? शिक्षा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात ये किसने किया था?
तो देखिए सिविल सेवा यानी कि जिसको हम आज के टाइम पे सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं, तो इसके सूत्रपात ये हैं कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग जो थे इन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान सिविल सेवा की नींव रखी थी, लेकिन चार्ल्स कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इन्होंने कुछ सुधार लाते हुए, कुछ रिफॉर्म्स करते हुए आधुनिकीकरण किया और इसे पुनर्गठित किया, और इसीलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को हम भारत में सिविल सेवा के जनक के तौर पे जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया, अगर ऑप्शन में कॉर्नवालिस है तो टिक आप कॉर्नवालिस करेंगे। और अगर हम बात करें भारत में सिविल सेवा के जनक तो ये भी कौन थे? तो ये भी कॉर्नवालिस ही थे। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो देखिए अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को, उद्देशिका को, कुछ भी आप कहें, तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे पूरे संविधान का जो एक तरीके से आदर्श है, हमारे लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब ऐसा कैसे मैंने बोला, तो देखिए जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें आपको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसके अलावा सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, कुछ ये टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि परिभाषित करते हैं कि हमारा जो लोकतांत्रिक सिस्टम है पूरे देश का वो कैसा है। ठीक है, वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा? जब आप पूरा प्रियम्बल पढ़ोगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे देश में किस तरीके की जस्टिस है, यानी कि सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, लिबर्टी है किस चीज़ की? थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की। ठीक है, और इक्वालिटी हम सभी के बीच में, हालांकि सोसाइटल लेवल पे अलग चीज़ है, लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो वहाँ पे इक्वालिटी की बात होती है। तो आप कह सकते हो कि बेसिकली जो हमारे आदर्श दिखते हैं संविधान के, लोकतांत्रिक के, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। देखिए चीज़ों को रटना नहीं है, बस आप ध्यान से समझ कर पढ़ो कि चीज़ें कैसे होती, तो आपको लंबे समय तक भी याद रहेंगी और साथ में आपको ये भी याद रहेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आप लॉजिकली इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी भी चीज़ को क्रैमिंग नहीं करनी, क्योंकि क्रैमिंग की हुई चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आपको याद नहीं रहेंगी। तो अभी मैंने आपको बता दिया ना कि कैसे प्रियम्बल को सोच के आपको आंसर लगाना, आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो वैसे आप इन सब चीज़ों को अप्लाई करना सीखोगे तो आपको बेटर रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा गया है? तो देखिए लोकतांत्रिक शब्द को जो स्वीकारा किया है वो है राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और साथ में सामाजिक राजतंत्र, यानी कि उपयुक्त सभी से हम जानते हैं किसको? डेमोक्रेसी को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो ये प्रस्तावना में लोकतंत्र है वो कैसे है आपका? राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है। वो कैसे? देखिए राजनीतिक में तो आप ये समझ सकते हो कि हमें सभी को वोट देने का अधिकार है। अब वो गरीब हो, अमीर हो, करोड़पति हो या बिल्कुल एक भिखारी हो, सभी को एक क्या है? अधिकार है कि आप जाके वोट दो और अपने देश के लीडर को चुन सको। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक तरीके से राजनीतिक आपके पास ये तंत्र है कि आप इसको अपना इस्तेमाल कर सकते हो और सभी की वोट की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है। ऐसा नहीं कि अंबानी की वोट की वैल्यू आपके 10 हो जाएगी और आपके वोट की वैल्यू 1 हो जाएगी। हर एक की वैल्यू की वोट क्या होगी? 1 ही रहेगी। आर्थिक लोकतंत्र की बात यहाँ पर कैसे आती है? आर्थिक लोकतंत्र की बात ये आती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे जो गरीब वर्ग होता है तो वहाँ पे हमने पीडीएस सिस्टम्स चलाया हुआ है, गरीबों को मुफ्त अनाज भी मिलता है। इसके अलावा जो फ्री राशन शॉप्स होती है वहाँ पे कम रेट में आपको अनाज मिलता है। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि जो इक्वालिटी लाने की कोशिश की हुई है। ठीक है, और सामाजिक लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो इक्वालिटी देने के लिए हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है, वुमेंस को अपलिफ्टमेंट करने के लिए भी हमने स्पेशल प्रोविज़न बनाए हुए हैं, चाइल्ड के लिए हमने ध्यान रखा हुआ है, जो ओल्ड एज के पीपल्स होता है उनके लिए हमने ध्यान रखा। तो ऐसे आप कह सकते हो बेसिकली कि लोकतंत्र को हमने तीनों मायनों में समझा रखा है, फिर चाहे वो राजनीतिक हो, आपका आर्थिक हो या फिर आपका सामाजिक हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप से अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है उसके प्रोहिबिशन की बात की हुई है। किसी भी तरह का कोई भी अनटचेबिलिटी हो आपको
उसको प्रोहिबिट करना है, ये जिक्र किया हुआ है आर्टिकल नंबर 17 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए जो अनटचेबिलिटी है वो काफ़ी एक तरीके से आपके ऑफेंसिव चीज़ है। अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपके खिलाफ कोई एक्शन भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और इसको हमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत कह सकते हैं पिछड़ी सोच आप कह सकते हो या मानसिकता होती है लोगों की कि इसको नहीं टच करना, उसको नहीं टच करना, तो ये चीज़ें सही नहीं रहती है। तो बस आप ध्यान रखेंगे संविधान में ये चीज़ कही हुई है कि अनटचेबिलिटी ये एक ऑफेंस है और इसको प्रोहिबिट करना है। आर्टिकल 17 के अंदर इसका जिक्र किया हुआ है। ठीक है, हालांकि आज भी समाज में काफ़ी जगह पर ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये चीज़ गलत है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 17 ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो देखिए अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ प्रेस से संबंधित आर्टिकल, तो ये है आपका कौन सा अनुच्छेद नंबर 19। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। यानी कि अगर हम बात करें प्रेस की फ्रीडम तो इसके बारे में जिक्र किया हुआ है आर्टिकल नंबर 19 में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए जो प्रेस की फ्रीडम है इसमें कौन कौन से आपके राइट्स हैं, जैसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, या फिर शांतिपूर्वक आप सम्मेलन में भाग ले सकते हैं बिना किसी हथियार के, ये आपकी एक राइट हो गया। इसके अलावा आप कोई भी संघ बना सकते हो, पूरे देश में कहीं पे भी घूम सकते हो। हालांकि कुछ एरिया होते हैं जो प्रोहिबिट होते हैं, जैसे कि आपका ट्राइबल्स एरिया होते हैं वहाँ पे जाने के लिए बना होता है, तो उनको छोड़कर आप कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन को आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी जो फ्रीडम है आपको ये दी हुई है आर्टिकल नंबर 19 में। तो इसलिए ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो देखिए अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 21 की, तो इसमें आपकी बात की हुई है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में। तो इसके दौरान कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी घूम सकता है, किसी भी देश में जा सकता है, कोई भी विदेश यात्रा कर सकता है, अनटिल और अनलेस उस पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन ना हो सरकार की तरफ से या कोई लॉ की तरफ से। मतलब होता है ना कि किसी कोई अगर ऑफेंस करता है, बहुत बड़ा क्राइम करता है, तो उसका जो पासपोर्ट होता है वो हम रद्द कर देते हैं। तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति जो होता है वो बाहर की यात्रा नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन में आप ये नहीं कहोगे कि हमें तो राइट है, हम तो जा सकते हैं बाहर, नहीं, क्योंकि वो आप किसी एक तरीके से आप वो गिल्ट में हो, गिल्ट नहीं आप कह सकते, मतलब आप प्रोहिबिटेड हो बाहर जाने से। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान है, उसके पास कोई भी केस नहीं है, तो वो विदेश यात्रा कर सकता है, वो इसका एक अधिकार है। कोई भी इंसान मना नहीं कर सकता आपको कहीं घूमने से। कल को अगर आप अमेरिका जाना चाहो आप जा सकते हो, कनाडा जाना चाहो जा सकते हो, कहीं पे भी जाना चाहो आप जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो ये जो बात की गई है ये की गई है आर्टिकल नंबर 21 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान या कोई भी संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। तो ये है आपका 14 वर्ष से कम बच्चे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए आर्टिकल नंबर 23 की बात करें या फिर आर्टिकल नंबर 24 की बात करें, तो दोनों में क्या दे रखा है, बच्चों से संबंधित, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित बात की गई है। जैसे कि अनुच्छेद 23 में बात करें तो ये कहता है मनुष्य के अवैध व्यापार और बाल श्रम के निषेध के बारे में। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 24 की, तो ये बात करता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने या फिर खदान में काम करने के लिए नियोजित ना किए जाने या खतरनाक रोजगार में नियोजित ना किए जाने का उल्लेख किया गया है। सिंपल भाषा में आप याद रखेंगे 23 और 24 दोनों संबंधित है बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उनके खदान या फिर कोई ऐसी हार्मफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से। और एज यहाँ पर दी हुई है 14 साल से कम बच्चे। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये होगा आपका आर्टिकल नंबर 20 के तहत। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। देखिए ऐसा होता है ना कि कोई भी आरोपी होता है तो उसमें ये है कि अनुच्छेद 20 के तहत एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या फिर विदेशी हो, तो उसको मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। वो कैसे, ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट हुआ या फिर पुलिस हुई तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस लगा के वो आपकी सजा को बढ़ा सकता है।
जैसे कि आप सब समझो तीन क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी हुई हैं। ये है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के किए जाने तक जब तक अगर वो ये प्रूफ नहीं हो पाता कि वो गिल्टी है, तब तक उसको मतलब तब तक अगर वो मतलब ये ना हो कि प्रूफ ना हो जाए कि हाँ उसने ये काम किया है। जैसे सपोज करो कोई पर्सन है, उसने किसी का मर्डर किया है, ठीक है। अब वो कहे जा रहा है कि हाँ मैंने मर्डर किया है, आप मुझे अरेस्ट कर लो। तो पुलिस एकदम से उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। हाँ उसको ले सकती है अपने कस्टडी में, लेकिन उसको सज़ा नहीं दे सकती। ये काम पुलिस का है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, ये पता करे कि हाँ वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। तो किसी के कहे से ये नहीं होगा कि हाँ उसने ये चीज़ की है। पुलिस डिपार्टमेंट को या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूफ होना चाहिए कि हाँ इस पर्सन ने ये क्राइम किया है, तो तभी आप उसको सजा दे सकते हो, ठीक है। पहले होता था ना, जैसे फिल्मों में दिखाते कि मतलब पीट दिया और उसको मतलब ऐसे ज़बरदस्ती गवाही दिलवा दी कि हाँ इसने ये काम किया है। हालांकि आज के समय में ये चीज़ नहीं होती है। प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए, तभी ये चीज़ प्रूफ होती है कि हाँ इस बंदे ने ये क्राइम किया है, ठीक है। दूसरा ये कि कोई भी व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इसे दंडित नहीं कर सकते। जैसे कि किसी पर्सन ने एक मर्डर किया, ठीक है, उसको 6 साल 7 साल जो भी सज़ा हुई उसको हो गई, उसके बाद 7 साल उसने पूरे कर दे, फिर जज का मना है, फिर उसने सज़ा दे दी। ऐसा नहीं होगा। एक इंसान को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित कर सकते हैं, बार बार उसको दंडित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि किसी भी अपराध के लिए के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सब बात की हुई है आर्टिकल नंबर 20 में। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो 25 का संबंध ये है धर्म की स्वतंत्रता से। तो ऑप्शन नंबर सी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो देखिए भारतीय संसद की बात करें तो इसके 2 सदन होते हैं, जो कि हैं आपके कौन कौन से? एक है आपका राज्यसभा और एक होता है आपका लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल ये होता है बेसिकली 5 वर्ष का, और राज्यसभा का ये होता है 6 वर्ष का। इसके हेड ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। और इसको हम लोगों के सदन कहते हैं, इसको निचला सदन भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं राज्य परिषद कहें या फिर ऊपरी सदन कहें, या फिर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का ये प्रतिनिधित्व करती है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसको हम भंग कर सकते हैं और ये कभी भी भंग नहीं हो सकती, ये एक स्थायी सदन होता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन, जो कि आपकी राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों से मिलकर बनेगी? तो ये बात की हुई है आर्टिकल नंबर 79 में, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हुई है, जैसे कि आपने एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ सरला के नाम से। ये है आपका 79, ये है आपका 80 और ये है आपका 81। सा से यहाँ पर संसद की बात हो रही है, रै से राज्यसभा और ला से लोकसभा, यानी कि लोकसभा की कंपोजिशन, लोकसभा होगा ये सब, सॉरी लोकसभा होगा ये बात है 81 में, राज्यसभा होगा ये है 80 में, और संसद होगी ये बात है 79 में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो जो ये है चंद्रमा वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 27.3। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो देखिए क्षुद्र ग्रह की बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे, ठीक है, कि मंगल और बृहस्पति इन दोनों के बीच में आपको देखने के लिए मिलते हैं क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है किन महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो देखिए व्हाइट कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो ये हम जानते हैं अंटार्कटिका को। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसको हम व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये पोल्स पर है और सबसे ज़्यादा बर्फ़ ये आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे। तो थ्रू आउट द ईयर ये पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, तो इसलिए व्हाइट कलर का ये दिखाई देता है, इसलिए हम इसको जानते हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से। फिर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो देखिए अंध महाद्वीप की बात करें तो ये हम जानते हैं अफ्रीका को। ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसको अंध महाद्वीप के नाम से क्यों जानते हैं? तो देखिए कई सालों तक बिना इसकी हमने एक्सप्लोरेशन किए इसमें क्या है, इसमें बहुत खनिज आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी पुअरेस्ट आप कह सकते हो कि इसकी कंट्रीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी, और काफ़ी लॉन्ग समय तक इसको डिस्कवर्ड ही नहीं किया गया, इसकी चीज़ें खोजी ही नहीं गई। तो इसको हम कहते हैं अंध महाद्वीप यानी कि डार्क कॉन्टिनेंट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे।
फिर दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दक्षिण गंगोत्री की बात करें तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए दक्षिण गंगोत्री की बात करें तो अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक आधार केंद्र था, जो कि भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का हिस्सा हुआ करता था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो देखिए चंबल नदी की बात करें तो ये होकर बहती है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि चंबल नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, जिसके नाम है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार के द्वारा वन नीति की घोषणा ये किस वर्ष की गई थी? तो देखिए वन नीति की घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा हुई थी 1988 में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। देखिए भारत में राष्ट्रीय वन नीति भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कम से कम 1/3 भाग को वन या वन आच्छादन के अंतर्गत लाने के लिए शुरू की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति का पहला संस्करण 1952 में प्रभावी हुआ था, लेकिन इसका दूसरा संस्करण जो था ये अपनाया गया था कब? 1988 में। तो बेसिकली अगर हम बात करें सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट ये किया गया था 1988 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1972 में इसको पारित किया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा देहरादून में, जहाँ पे अभी देहरादून के FRI में अभी हाल ही में इन्वेस्टर समिट भी हुआ था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा मध्य प्रदेश में, और विश्व वन दिवस ये हम मनाते हैं 21 मार्च को। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने डिस्कस किया FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका देहरादून उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए FRI की बात करें तो 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, और बाद में इसको वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाने लगा था। और अभी मैंने डिस्कस किया कि अभी यहाँ पर जो है इन्वेस्टर समिट भी आयोजित हुई है उत्तराखंड में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे FRI में ही ये हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए शून्य आधारित बजट को तकनीक को अपनाने वाला पहला जो राज्य था ये था आपका आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें चीनी मिलों की संख्या तो ये है आपकी महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। देखिए बच्चे जो है वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो चीनी मिलें हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगी महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र में कुल 246 मिलें हैं, जिसमें से कि 210 ये परिचालन में है। वहीं अगर हम बात करें यूपी की तो इसमें 118 मिलें ये परिचालन में है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मील ये है आपकी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नेपा नगर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए नेपा नगर की बात करें तो ये प्रसिद्ध है आपका अखबारी कागज के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि नेपाल लिमिटेड जो है वो भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो कि भारत में अखबारी कागज का उत्पादन करता है। ठीक है, ये आपको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में देखने के लिए मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे नेपा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1949 में प्रबंधन संभाला और वर्ष 1959 में ये केंद्र सरकार के अधीन एक सार्वजनिक उद्यम बन गया था। तो ध्यान रखिएगा, पहला अखबारी कागज कारखाना ये है आपका नेपा लिमिटेड, जो कि आपका बुरहानपुर जिले में है, जो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपका, इको मार्क किस उत्पादन पर दिए गए एक प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद क्या है? तो देखिए इको मार्क अगर किसी उत्पाद पर लगा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि वो पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी अनुकूल है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि ऑर्डिनेंस पावर की बात करें
तो ये कौन सा आर्टिकल में है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। देखिए अगर हम बात करें अनुच्छेद 123 तो इसके अनुसार राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश को जारी कर सकता है और टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए वो कोई भी लॉ को बना सकता है। तो ये था आपका राष्ट्रपति की बात। तो अगर हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर जो है अनुच्छेद 213 के तहत ये अध्यादेश को जारी कर सकता है राज्य में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो देखिए खुद को हिंदुस्तान का तोता ये कहा था अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर किसी तुल्यकारी उपग्रह की तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है, तो देखिए ये होता है 1/6। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर धरती पे वो 60 किलो का है तो अगर वो जाएगा चंद्रमा पर तो उसका जो वजन है वो हो जाएगा 1/6 यानी कि सिर्फ 10 kg। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ये होता है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का 1/6। अगला क्वेश्चन है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए तत्व के सबसे छोटे भाग को हम कहते हैं परमाणु यानी कि एटम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। देखिए एटम ये सबसे छोटा होता है। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे क्या क्या, न्यूट्रॉन और साथ ही में प्रोटॉन, और इसके अलावा आपको बाहर की तरफ घूमते हुए मिलेंगे क्या, ये होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है और इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए मिलेंगे। तो सबसे छोटा भाग जो है ये है आपका कौन सा, तो ये है आपका परमाणु यानी कि एटम। फिर है नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी। तो देखिए किसने कहा था कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये कहा था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें उन्होंने सिंपल क्या किया था कि एक अल्फा पार्टिकल लिया था और एक गोल्ड फॉइल ली थी। ठीक है, यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल लिया, जब यहाँ से रेस गई तो कुछ रेस थी जो सीधी निकल गई, कुछ रेस थी जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई और कुछ ऐसी थी जो कि 90 डिग्री पे मुड़ गई। ठीक है, तो जो कुछ स्पेस खाली सीधा गई तो उसका मतलब ये था कि बहुत सारा स्पेस जो है वो खाली है। कुछ रिफ्लेक्ट होके गई तो मतलब यहाँ पर ये लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है पॉजिटिव जो कि अल्फा नेगेटिव पार्टिकल को रेपेल कर रही है, सॉरी अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल को रेपेल कर रही है। ठीक है, मतलब ये भी पॉजिटिव तो इसको ये रेपेल कर रही है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस बनी तो जिसकी वजह से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन किया कि जो न्यूक्लियस है यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर एक कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी। तो देखिए कोशिका के नाभिक की खोज ये की थी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर डी ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर सेल नाम ये किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो देखिए अगर हम बात करें सेल नाम की तो सबसे पहले ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर ये कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर ये होता है आपका सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। देखिए भारत के कुछ तेज सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको बता देती हूँ, जैसे कि एरावत हुआ। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे प्रत्यूष के बारे में। एक है आपका मिहिर और एक है आपका परम सिद्धि। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर है जो कि भारत के हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वर्तमान में सबसे मतलब आप वर्तमान में जो है पूरे देश का सुपर कंप्यूटर पहले नंबर पर ये कौन सा है। फिर है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स में तो आज के समय में हम यूज़ करते हैं बाइनरी सिस्टम यानी कि द्विआधारी अंक पद्धति जो कि 0-1 के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा ये कौन सी है। तो देखिए प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा इसका नाम है फोर्ट्रन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे।
देखिए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करने का जो श्रेय है वो बेबिस की छात्रा हैं लेडी अडा एल्विस लेवलेस, इनको दिया जाता है। और इसी में फोर्ट्रे यानी कि फार्मूला ट्रांसलेशन, इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। फोर का फार्मूला, ट्रांस का ट्रांसलेशन, जो 1957 में IBM के द्वारा विकसित पहली कंप्यूटर भाषा थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो देखिए सबसे छोटी इकाई ये होती है एक मतलब बिट। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे कि जो ये है बिट, ये द्विअंकधारी है और इसमें ये कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है। इसमें केवल 2 मान होते हैं, एक है 0, एक है 1। अगला क्वेश्चन है आपका, असेंबलर का क्या नाम होता है? तो देखिए असेंबलर की बात करें तो इसका काम होता है बेसिकली असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में कन्वर्टेड करना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम ही किसका होता है? ये होता है असेंबलर का। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए एक पोलो टीम की बात करें तो इसमें 4 खिलाड़ी की 2 टीम के बीच में घोड़ों पर खेले जाने वाला खेल है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर आधुनिकीकरण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम ये कहाँ पर आयोजित किए गए? तो ये आयोजित हुए थे कहाँ पर? एथेंस में। ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर ओलंपिक में जो मोटो है जो है साइट्रस, अल्ट्रस और फोर्ट्रस, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है तेज, उच्चतर और बलवान। ऑप्शन नंबर डी ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर ओलंपिक ध्वज में चित्रित हरा वलय ये किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो देखिए जब आप ओलंपिक का फ्लैग देखोगे तो आपको वहाँ पे 5 सर्कल देखने के लिए मिलेंगे जो 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट को डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यूरोप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नीले रंग का, एशिया के लिए हम यूज़ करते हैं येलो कलर, अफ्रीका के लिए हम यूज़ करते हैं ब्लैक कलर, और ऑस्ट्रेलिया के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीन कलर, और अमेरिका के लिए हम यूज़ करते हैं रेड कलर। तो ध्यान रखिएगा हरा कलर आपसे पूछे तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक्स खेलों में पहला स्वर्ण हॉकी मतलब जो है हॉकी में स्वर्ण किस वर्ष में जीता था? तो देखिए ओलंपिक खेलों में पहला जो स्वर्ण पदक था ये जीता था साल 1928 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 8 मार्च को, और इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है, ये है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। और इसका उद्देश्य है बेसिकली महिलाओं और लड़कियों की पहचान करना और प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा की उन्नति में योगदान देना। अगला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये किस रूप में हम मनाते हैं? तो देखिए अगर हम बात करें विश्व सुनामी जागरूकता दिवस तो ये मनाते हैं 5 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर विश्व ओजोन दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाते हैं? तो ओजोन दिवस की बात करें तो ये मनाते हैं 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ओजोन क्या होता है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, O3 ये फॉर्मूला होता है, और सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस जो सूरज से निकलती हैं, उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारी ओजोन लेयर नहीं होंगी तो डायरेक्टली जो रेज हैं वो पृथ्वी पर आएंगे और स्किन कैंसर होने का खतरा ये भी देखने के लिए मिलेगा। तो ओजोन लेयर समताप मंडल में देखने के लिए मिलती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये हमें सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए ओजोन डे ये मना है 16 सितंबर को, तो इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है जो कि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। फिर राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुए? तो राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। तो इसलिए कहा जाता है कि पहला जो राष्ट्रमंडल खेल था ये शुरू हुए थे कनाडा में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे, और ये हर 4 साल के बाद मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? तो ये थे कपिल देव, जिन्होंने साल 1983 में पहली बार भारत को ICC क्रिकेट विश्व कप का खिताब ये जिताया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद दूसरे जो प्लेयर थे जिन्होंने ICC वर्ल्ड कप जीता, मतलब क्या कहें आप कैप्टन, तो ये थे महेंद्र सिंह धोनी। फिर मिर्जा गालिब निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो मिर्जा गालिब की बात करें तो ये समकालीन थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे।
फिर यात्सो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक जैव विविधता स्थल है? तो ये है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी, ये आप यहाँ पर याद रखोगे। यहाँ से आप करंट का एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल में क्या हुआ है कि जो यात्सो झील है, इसको जो है वो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर संविधान दिवस को संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो देखिए, संविधान सभा को संविधान बनाने में जो समय लगा था वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक या फिर गारंटर होता है? तो मौलिक अधिकारों का अंतिम संरक्षक और गारंटर ये होता है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए, ये आप यहाँ पर याद रखोगे। देखिए, हमारे देश में मौलिक अधिकार ये दिए गए हैं भाग 3 में संविधान में, और आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक, और जिसमें आर्टिकल नंबर 32 है ये आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपको प्रदान करता है, और इसके तहत ये 5 रिट को इशू करते हैं, जिसके तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली, अगर आपके कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों को विवेकाधीन अनुदान देने का अधिकार है? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 282। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष ये घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष ये घोषित किया है साल 2023 को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। फिर लोकसभा का विघटन ये कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन ये कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, लोकसभा का सामान्य काल ये मैंने आपको बताया 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा पहले भी इसको विघटित किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लीडर ऑफ लोकसभा ये होते हैं प्रधानमंत्री, जैसे कि वर्तमान में लोकसभा के लीडर तो ये है नरेंद्र मोदी जी। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो ये था आपका 1940। ऑप्शन नंबर डी, ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। फिर प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो ये होती है जनता के हाथ में। जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यानी कि पूरी जो शक्ति है प्रस्तावना के अनुसार ये है किसके अंदर? भारत की जनता के अंदर, यानी कि द पीपल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखोगे। फिर किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये कथन था स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर ए, ये आप यहाँ पर याद रखोगे। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस से आप ये भी ध्यान रखोगे कि ये आज़ाद हिंद फौज के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिसका हेडक्वार्टर था सिंगापुर में। और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना फिर आज़ाद हिंद फौज के लिए एक प्रसिद्ध नारा दिया था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो कि है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। फिर है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह की बात करें तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स लगाने के खिलाफ, अंग्रेजों के इस फैसले के खिलाफ बेसिकली अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से लेकर जो है इस सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1930। फिर एक गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था, वो किससे संबंधित है? तो 5 मार्च 1931 से संबंधित जो है आपका गांधी इरविन समझौता, इसका संबंध है किससे? तो ये है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, आसियान काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर एक काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो देखिए, काकोरी ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये जो इंसिडेंट हुआ था इसके जो मेन महानायक थे इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। फिर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु तो ये थे कौन? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे।
फिर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी, महात्मा गांधी जी की। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इसके लेखक हैं या फिर रचनाकार, तो ये है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। फिर निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, तो ये किसने किया, ये किया जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए भारत के राष्ट्रपति के लिए चीज़ें क्या हैं कि अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्याग दे देते हैं या फिर निष्कासन कर दिया जाता है या फिर मृत्यु या फिर किसी भी कारण से अगर उनका पद खाली हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो पद है वो 6 महीने के भीतर जो है वो भरना चाहिए या फिर चुनाव कराए जाने चाहिए। जब राष्ट्रपति के पद से उसने इस्तीफा, निष्कासन, मृत्यु या अन्य किसी भी पद से छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति ये उस पद को संभालते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली होता है तो उस कंडीशन में भारत के मुख्य न्यायाधीश ये उस पद को संभालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने काम किया था। ऐसा कब हुआ था, तो देखिए ये थी बात मई 1969 की, जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु ये हो गई थी। उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, ये इन्हें पद संभालना था, लेकिन इन्होंने खुद ही जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो इसके लिए इन्हें अपना उपराष्ट्रपति की गद्दी को छोड़ना पड़ा। तो जब इन्हें उपराष्ट्रपति की गद्दी को छोड़ा राष्ट्रपति बनने के लिए, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। तो उस टाइम पे जो हमारे देश के चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ये बने थे हमारे देश के कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है, तो एक निबल ही बराबर होता है 4 बिट के, ऑप्शन नंबर सी। फिर बौद्ध धर्म प्रवर्तक कौन है, तो ये है गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ, और ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो प्रथम तीर्थंकर ये थे ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर ए। टोटल देखिए 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें पहले नंबर के तीर्थंकर ये थे आपके ऋषभ देव, और जो 24वें नंबर के थे ये थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में अंतिम कौन थे, तो अंतिम थे महावीर जी, ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पहले थे ऋषभ देव, 23वें नंबर पे थे पार्श्वनाथ। तो आपसे पूछा 24वें नंबर के, तो ये थे कौन, महावीर स्वामी। फिर किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातें तथा प्रार्थना का संग्रह है, तो ये है आपका किसमें, यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना विधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र में से कौन शामिल नहीं है, तो देखिए अगर हम बात करें जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई थी तो उसमें जो शामिल नहीं था ये था आपका कौन सा, तो ये था आपका बोकारो, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दुर्गापुर की बात करें तो ये ब्रिटेन की मदद से 1962 में बना था। भिलाई की बात करें तो रूस की मदद से 1959 में, और राउर किला की बात करें तो जर्मनी की मदद से 1959 में ये बना था। लेकिन जो बोकारो था ये नहीं बना था, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। फिर किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये पहली बार गाया गया, तो 1896 में पहली बार जो है वो राष्ट्रीय गीत जो कि है वंदे मातरम ये गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उस समय अधिवेशन था कलकत्ता का कौन सा, भारतीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, उसी में ये गाया गया था, और उस टाइम की अध्यक्षता ये की थी एम रहमतुल्लाह सयानी ने। अगर हम बात करें वंदे मातरम की, तो ये लिखा है किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और इसका प्रकाशन ये हुआ था 1882 में आनंद मठ में, और पहली बार इसको गया था 1896 में, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर इस भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को अपना स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया, और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ये गीत किसने लिखा था, तो ये लिखा था किसने, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। फिर भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना ये किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी किसमें, ये हुई थी 1857 में, ऑप्शन नंबर ए ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। फिर वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो ह्यूमिडिटी मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइग्रोमीटर का, ऑप्शन नंबर ए। दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल होता है लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए लैक्टो वर्ड कहीं पे भी आएगा तो उसका संबंध होगा आपका किससे, दूध से, यानी कि लैक्टोमीटर, लैक्टिक एसिड, लैक्टो
बेसिलियस, लैक्टोमीटर, ये सब संबंधित है किससे? दूध से। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक है वाटरमैन। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस एल्वा एडिशन। काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। तो इन्होंने डिस्कवर किया था क्या? बिजली का बल्ब। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो ये था किताब उल हिंद। ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण था ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए जो प्रारूप समिति थी उसमें टोटल 7 पर्सन थे, एक अध्यक्ष था और 6 अन्य सदस्य थे। और जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो यहाँ पर आपसे पूछे सदस्यों की संख्या, तो ये थी 7। टोटल की अगर हम बात करें अध्यक्ष को मिलाकर तो ये थे 7। फिर भारतीय संविधान को किसने बनाया है? तो ये बनाया किसने? संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ये थे आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे पूछती टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इसका जो भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली ये कौन सी है? तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा पीडीएफ में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, यहाँ पर आप जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट 11th मंथ का करंट अफेयर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि अपडेट हो चुकी है फाइल। आप इसको भी जाकर परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो कि है www.ravibookspdf.com। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।